मैं डॉक्टर यादविंदर सिंह अमनदीप मेडिसिटी हॉस्पिटल से कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट से हेड ऑफ डिपार्टमेंट। जो नई टेक्निक आई है उसके बारे में हम यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट में एक नई टेक्नोलॉजी है जिसे हम इंट्रावास्कुलर अल्ट्रासाउंड कहते हैं। आजकल सोसाइटी में हम सब देख रहे हैं कि बहुत सारे हार्ट अटैक के केसेस आ रहे हैं और मैक्सिमम कोशिश ये होती है कि पेशेंट को अच्छी गाइडेंस मिले और अगर उनके अंदर ज़रूरत है तो स्टेंटिंग की जाए या बाईपास ऑपरेशन की जाए। अभी तक जब भी हम स्टेंटिंग करते तो उसके लिए हमें एंजियोग्राफी की ज़रूरत पड़ती थी और एंजियोग्राफी से हमें ब्लॉकेजेस का पता लगता था कि ब्लॉकेज कितनी है, कितने % है, और अगर ब्लॉकेज मोर देन 75% होती है तो हम उसके अंदर स्टेंटिंग करते हैं। लेकिन अब इसी स्टेंटिंग को और सक्सेसफुल बनाने के लिए एक नई टेक्नोलॉजी है जिसे इंट्रावास्कुलर अल्ट्रासाउंड कहते हैं, जो कि किसी तरह का सर्जरी या ऑपरेशन नहीं है। एक तार के सहारे हम ये देख लेते हैं कि ब्लॉकेज कितनी है और उसके अंदर स्टेंट किस साइज़ से डलेगा। केवल एंजियोग्राफी के सहारे स्टेंट डालने से या इस नई टेक्नोलॉजी आईवस के सहारे स्टेंट डालने से दोनों टेक्निक्स में बहुत डिफरेंस है और लॉन्ग टर्म में ये दिखाया गया है कि जो स्टेंट के दोबारा बंद होने के चांसेस है वो बहुत कम हो जाते हैं और पेशेंट लंबे टाइम तक दवाइयों के सहारे ठीक रह सकता है। और इस पूरे नॉर्थ इंडिया रीजन की ये पहली आईवस मशीन है जिसके अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी फीचर है। तो ये पेशेंट के लिए कई बार ये भी होता है कि हम इस टेक्निक से करते हैं और कई बार स्टेंटिंग की ज़रूरत नहीं भी पड़ती, लेकिन अगर स्टेंटिंग के दौरान हम इस टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं तो उससे रिज़ल्ट बहुत अच्छे आते हैं। सर, अभी तक अमृतसर में कोई ऐसा सर्जरी की गई है इसके द्वारा जो स्टेंटिंग वगैरह की गई है अभी तक? जी हाँ, हम लास्ट मंथ से स्टार्ट कर चुके हैं और वी हैव इन द हाउस आईवस मशीन, तो हम ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं। और ख़ास करके जो कॉम्प्लिकेटेड केसेस होते हैं जहाँ पे हम सुनते हैं कि स्टेंटिंग पॉसिबल नहीं है क्योंकि कैल्शियम बहुत ज़्यादा है जी। तो ये जो ब्लॉकेजेस हैं उनके अंदर कैल्शियम कितने % है उसका भी बता के कॉम्प्लिकेटेड केसेस में ये और ज़्यादा यूज़फुल रहती है। सर, जिस तरह से आपने कहा कि एक बार कोलैप्स भी हो जाती हैं, स्टंटिंग दोबारा भी करनी पड़ती है, इसमें कितने % चांसेस है कि दोबारा कोलैप्स नहीं होगा? बेसिकली टेक्नोलॉजी के अलावा ये पेशेंट के ऊपर भी डिपेंड करता है जी, कि मान लीजिए स्टेंटिंग हुई है और उसके बाद उसकी मेडिसिन चली है। कुछ पेशेंट कहते हैं कि मैं तो बिल्कुल ठीक हो गया स्टेंटिंग के बाद जी, अब मुझे दवाई की ज़रूरत नहीं है जी। अगर वो दवाई छोड़ देता है या परहेज़ नहीं करता तो दोबारा ब्लॉकेज आने का रिस्क रहता है। लेकिन वो अगर अपनी शुगर कंट्रोल रखता है, अगर BP कंट्रोल रखता है तो ब्लॉकेज दोबारा आने के चांसेस कम हो जाते हैं। और उसमें ये टेक्नोलॉजी बहुत हेल्प करती है, जो नई टेक्नोलॉजी की हम बात कर रहे हैं। तो इसके बाद भी एंटीप्लेटलेट्स जो मेडिसिन होती हैं वो खानी पड़ती है, कंटिन्यू करनी पड़ती है? डेफिनेटली फॉर 6 to 1 ईयर जो एंटीप्लेटलेट हैं, जो ब्लड थिनर हैं वो ज़्यादा होती हैं, लेकिन आफ्टर 1 ईयर वो जो एंटीप्लेटलेट है वो कम हो जाती है मेडिसिन। सो यू कैन से कि इसका सक्सेस रेट बहुत ज़्यादा है? यस, नॉर्मल जो स्टेंटिंग करते हैं उसके अलावा जो हम आईवस की टेक्नोलॉजी से स्टेंटिंग करते हैं उसका सक्सेस रेट काफ़ी बेटर है, लेकिन जो कॉम्प्लेक्स लीजन है उनके अंदर ये ज़्यादा यूज़ की जाती है जी। रूटीन स्टेंटिंग के केस में दोनों में बराबर है जी, जी। लेकिन अगर कोई कॉम्प्लेक्स केस है, एनाटॉमी डिफ़िकल्ट है, कैल्शियम ज़्यादा है, एंगल ज़्यादा है, तो उसके अंदर ये बहुत यूज़फुल है। सर, जब अल्ट्रासाउंड नाम सुनते हैं तो हमें लगता है कि इसमें किसी तरह से कोई वायर वगैरह, जिस तरह से आपने बताया, हमें लगा था कि वायर वगैरह का कुछ यूज़ नहीं होगा। सो ये भी उसी तरह से जिस तरह से पहले वायर अंदर जाती थी, कट लगा के वैसे ही वायर जाएगी या कुछ और प्रोसेस है इसका? एक्चुअली जो अल्ट्रासाउंड हम सुनते हैं वो बाहर से होता है जी जी जी, लेकिन इसका पूरा नाम ये है कि इंट्रावास्कुलर अल्ट्रासाउंड। तो आर्टरी के अंदर जाके ये देखती है आर्टरी को अंदर से जी, और उससे हमें ज़्यादा ब्लॉकेज के बारे में आइडिया होता है। और जो टेक्नोलॉजी है उसके अंदर हमें कट वगैरह नहीं लगाना पड़ता, सुई के साथ ये चला जाता है, नो सूचर, नो कट, कुछ भी नहीं, नो ब्लीडिंग। मैं डॉक्टर मनदीप सिंह, पल्मोनरी मेडिसिन डायरैक्टर, ਹੈਡਿੰਗ ਦ यूनिट ऑफ पल्मोनरी मेडिसिन एट अमनदीप मेडिसिटी। ਚੈਸਟ ਦਾ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੰਪਲੀਟ ਯੂਨਿਟ ਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮੈਡੀਕਲ ਪਲੱਸ ਸਰਜੀਕਲ। ਮੈਡੀਕਲ ਦਾ ਮੈਂ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਦਿਲਬਾਗ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਜਰੀ ਦਾ ਡਾਕਟਰ ਨਵਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੰਦਾ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਚੈਸਟ ਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਪਲੱਸ ਸਰਜੀਕਲ ਇੱਕ ਰੂਫ ਦੇ ਅੰਡਰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਚੈਸਟ ਦਾ ਮੇਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ, ਜਿਵੇਂ ਬ੍ਰੌਂਕੋਸਕੋਪੀ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਹੁਣ
ਇੱਕ ਨਾਲ ਬ੍ਰੌਂਕੋਸਕੋਪ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਈਪਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਹ ਦੀ ਨਲਕੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵਾਲੀਆਂ ਗਿਲਟੀਆਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਆਪਾਂ ਸੂਈ ਮਾਰ ਕੇ ਸੈਂਪਲ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਡਾਇਗਨੋਸਿਸ ਹੋਰ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ TB, ਸਾਰਕੋਇਡ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੈਂਸਰ ਵਗੈਰਾ ਜੋ ਸਾਹ ਦੀ ਨਲਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਉਦੋਂ ਬਾਹਰ ਆਏ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਨਾਲ ਦੇਖ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਸੂਈ ਮਾਰ ਕੇ ਸੈਂਪਲ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉੱਥੇ ਕ੍ਰਾਇਓਪ੍ਰੋਬ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਟਿਊਮਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫਰੀਜ਼ ਕਰਕੇ ਵੱਡਾ ਪੀਸ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਹੈ। ਰੈਸਪੀਰੇਟਰੀ ICU ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਰਿਸਰਚ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਡੈਡੀਕੇਟਡਲੀ ਰੈਸਪੀਰੇਟਰੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਲਈ ਉੱਥੇ ਅਲੱਗ 6 ਬੈੱਡ ਦਾ ICU ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਰੈਸਪੀਰੇਟਰੀ ਦੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਐਡਵਾਂਸਮੈਂਟ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਈ? ਬ੍ਰੌਂਕੋਸਕੋਪੀ ਦਾ ਇਹ ਹੈ, ਬ੍ਰੌਂਕੋਸਕੋਪੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਾਹ ਵਾਲੀ ਨਲਕੀ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਤਾਂ ਸੈਂਪਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਸਾਹ ਵਾਲੀ ਨਲਕੀ ਦੇ ਜੇ ਬਾਹਰ ਗਿਲਟੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਹੀਂ ਵਧੀਆ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਗਿਲਟੀ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਯੀਲਡ ਦੇ ਕਿਤੇ ਹਾਈ ਚਾਂਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। 90-95% ਚਾਂਸ ਹੈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਾਇਗਨੋਸਿਸ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ 50-60% ਤੇ ਮਿਲਦਾ ਸੀਗਾ ਆਨਸਰ। ਸੋ ਹੁਣ ਜੋ ਜਿੰਨੀ ਐਕੂਰੇਸੀ ਵੱਧ ਗਈ ਹਾਂ, ਹੈ, ਐਕੂਰੇਸੀ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ ਡਾਇਗਨੋਸਿਸ ਇੱਕ ਸੋ ਸਰ ਇਹਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਗੈਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਆ ਹਨਾ, ਤੇ ਕੁਝ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਹੁੰਦਾ, ਲੋਕ ਗੈਸਟ੍ਰਿਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸਮਝ ਕੇ ਮੈਡੀਸਿਨ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੁਜੈਸਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੈਸਟ੍ਰਿਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਸਿਨ ਇਨੋ ਵਗੈਰਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਇਨੋ ਰੈਲੀ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੇਸ ਹੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਸੀਗਾ ਬੰਦਾ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੁਜੈਸਟ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਪੇਸ਼ੈਂਟ 40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਏਜ ਹੈ, ਅਗਰ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਹੈ, ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ BP ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਫੈਮਿਲੀ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗੈਸ ਵਾਲੇ ਸਿੰਪਟਮ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਲਾਈਟਲੀ ਨਾ ਲਵੇ। ECG ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਾਮਨਲੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ। ECG ਕਰਵਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਫਿਜ਼ੀਸ਼ੀਅਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਲਵੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਿੱਧਾ ਹਾਰਟ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਹੀ ਆਉਣਾ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਜੋ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਫਿਜ਼ੀਸ਼ੀਅਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਿੰਪਟਮਸ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਨਾ ਕਰੇ। ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਦੋਂ ਏਜ 40 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੈ, BP ਦਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੈ, ਫੈਮਿਲੀ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਲੈਸਟਰੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਹ ਸਿੰਪਟਮ ਨੂੰ ਗੈਸ ਸੋਚ ਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਐਂਡ ਹਾਊ ਗੈਸਟ੍ਰਿਕ